हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। होपफुली ऑल ऑफ यू विल बी गुड एंड सेफ। मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग इलास्टिसिटी के क्वेश्चंस एक्सरसाइज को करना सीखेंगे। ओके, तो बिना लेट किए बच्चों कंटिन्यू करते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे आपके इलास्टिसिटी का जो एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बेटा इसमें आपसे कहा गया है the ratio of two specific heats Cp by Cv for argon is 1.6। आपको पता है बेटा Cp यहाँ स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इन जनरल ऐसा अगर लिखा होता है तो यहाँ मोलर स्पेसिफिक हीट की बात हो रही होती है, और यहाँ के अंदर इसका बच्चों हाइड्रोजन के लिए इसकी वैल्यू 1.4 है, आर्गन के लिए 1.6 है और हाइड्रोजन के लिए 1.4 है। यानी इनफैक्ट गामा की वैल्यू हमको दिया है। हमसे कहा गया एडियाबैटिक इलास्टिसिटी ऑफ आर्गन एट प्रेशर P इज E। एडियाबैटिक इलास्टिसिटी E है, तो एडियाबैटिक इलास्टिसिटी ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी का सेंस क्या हुआ, उसका मतलब क्या हुआ, पहले तो ये समझें आप लोग। एडियाबैटिक इलास्टिसिटी का मतलब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हुआ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में बच्चों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर हमारे पास बाई फार्मूला था गामा इंटू पी, आपको थर्मोडायनेमिक्स में मैंने प्रूव कराया है। यहाँ पर देखिए दो चीजों के लिए उसने कहा कि अगर यहाँ पर आर्गन के लिए ई है प्रेशर पी पर, तो आप बताइए यहाँ पर एडियाबैटिक इलास्टिसिटी हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, क्या होगा, नहीं कह रहा इक्वल टू ई होगा, प्रेशर कितना हो बच्चों यहाँ पर E1 इक्वल टू गामा 1 पी, गामा 1 P1, E2 इक्वल टू यहाँ पर बच्चों मैं लिख देता हूँ गामा 2 P2। ये जो पहला लिखा मैंने आर्गन के लिए है, दूसरा जो लिखा वो कहाँ के लिए है, वो हाइड्रोजन के लिए है। तो बच्चों यहाँ पर सवाल के हिसाब से E1 इक्वल टू क्या है, E2 है, ठीक है। E1 इक्वल टू E2, इसका मतलब गामा P1 इक्वल टू हो गया गामा 1 P1 इक्वल टू गामा 2 P2। देखो बच्चों गामा 1 पहले के लिए जिसका नाम आर्गन है, आर्गन गैस के लिए यहां पर दिया है 1.6, ठीक है, और यहाँ P1 की वैल्यू दिया है P, आर्गन गैस के लिए P है। गामा 2 हाइड्रोजन के लिए बच्चों यहाँ पर हमारे पास है 1.4, और यहाँ पर दूसरे के लिए P2, यहाँ प्रेशर की वैल्यू दूसरे के लिए क्या होगा हमसे पूछा गया है। तो P2 की जो वैल्यू हमारे पास होगा बेटा ये होगा 1.6 डिवाइडेड बाई 1.4 इंटू पी, यानी कि यहाँ पर 16 बाई 14 आ गया, यानी 8 बाई 7 टाइम्स ऑफ पी। तो यहाँ के लिए जो आंसर हो गया वो हो गया बेटा 8 बाई 7 टाइम्स ऑफ पी। इसका मतलब जो करेक्ट चॉइस हमारा होगा वो हो गया ऑप्शन बी। ओके, ठीक है, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखें यहाँ पे क्या है, रिलेशन बिटवीन गामा जो यहाँ लिखा हुआ बेटा इनफैक्ट वाई है, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ वाई रहेगा। वाई ईटा एंड के इनके बीच क्या रिलेशन बनेगा ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर वाई इन द सेंस यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, और यहाँ पर बच्चों गामा माफ करेगा, यहाँ ईटा जो है इसका मतलब हुआ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और यहाँ के अंदर बच्चों जो के है वो हो गया बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बच्चों इन तीनों के बीच में जो रिलेशन आता है वो ऐसे होता है y इक्वल टू 9k इंटू ईटा डिवाइडेड बाई 3k प्लस ईटा, ये रिलेशन होता है। अब इसको डायरेक्ट यहाँ नहीं लिखा गया, यहाँ थोड़ा बदल के लिखा गया है। अगर मैं दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लूं तो यहाँ पर आ जाएगा 1/y इक्वल टू 3k प्लस ऑफ ईटा डिवाइडेड बाई हो जाएगा बेटा 9k इंटू ईटा। अब इतना दिस बाई दिस करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 3k डिवाइडेड बाई 9 टाइम्स ऑफ k इंटू ईटा प्लस दिस बाई दिस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ईटा डिवाइडेड बाई 9 टाइम्स ऑफ k इंटू ईटा। अब यहाँ कैंसिलेशन कर देते हैं बच्चों, k से कैंसिल हो गया, 3 3 जा यहाँ के अंदर हो गया 9, और यहाँ पर ईटा ईटा से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारा रिलेशन क्या बना, 1/y इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ ईटा प्लस 1/9 टाइम्स ऑफ के। यही हमारा रिलेशन हो जाएगा बच्चों इन दोनों के बीच में।
मेन फार्मूला जो मैंने आपको बताया था ऐसा होगा, उसको इस रूप में अगर लाएंगे तो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन हमें मिलेगा। अगर हम चेक करने जाएं तो यहाँ पर बच्चों इसके सिमिलर हमें जो ऑप्शन दिख रहा है 1/y इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ ईटा प्लस 1/9 टाइम्स ऑफ के, ऑप्शन डी। ओके, this was the solution for the question number 2. Now let's enjoy question number next one. बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कहा गया इफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल इज 3 टाइम्स द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सवाल के अंदर बच्चों वो ये बोल रहा है कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 टाइम्स हो। यहाँ के अंदर बच्चों y इक्वल टू 3 टाइम्स आप क्या हो ईटा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का 3 टाइम्स हो, ऐसा रिलेशन। तो हमसे कहा गया बताइए वॉल्यूम इलास्टिसिटी। वॉल्यूम इलास्टिसिटी का मतलब हो गया बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है बेटा, यानी यहाँ पर हमसे के पूछा गया है। इस चैप्टर में हमने बल्क मॉडुलस को के से दिखाया है। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये रिलेशन देखा था, आप लोगों ने इसका सोल्यूशन देखा, ये वाला था, उसको डिराइव करके मैंने ऐसे किया है। तो यहाँ पर बच्चों एक रिलेशन बन गया 1/y इक्वल टू 1/3 ईटा प्लस 1/9 के। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/y इक्वल टू 1/3 ईटा प्लस 1/9 टाइम्स ऑफ के। अब उन्होंने कहा क्या कहा है y इक्वल टू 3 ईटा है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया y के जगह रख दिया 3 ईटा इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ ईटा प्लस 1/9 टाइम्स ऑफ के। बच्चों देखो सब मिला जुला के ये दोनों कैंसिल कर जाएंगे एक दूसरे को, तो बचेगा 1/9 टाइम्स ऑफ के इक्वल टू 0। अगर 1/9 टाइम्स ऑफ के इक्वल टू 0 है, इट मींस 9k की वैल्यू हमारे पास 1 क्या हो जाएगा 0, जो कि क्या है इंफिनिटी। k की वैल्यू बेटा इंफिनिटी अपॉन 9, इंफिनिटी अपॉन कुछ भी कर लो, फिलहाल कोई भी यहाँ रियल नंबर हम रख दें तो इंफिनिटी ही आएगा। तो k की वैल्यू बल्क मॉडुलस की वैल्यू यहाँ के अंदर क्या आ जाएगा बेटा इंफिनिटी आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हुआ वो हो गया ऑप्शन बी। ओके, this was the solution for the question number 3. Now let's enjoy question number next one. देखो बच्चा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है टू वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल हैव लेंथ इन द रेशियो 1:2। दो वायर हैं, दोनों के लेंथ का रेशियो हमको दिया है, करा 1:2 है और दोनों सेम मटेरियल के हैं। यहाँ पर ये निश्चित हो गया कि दोनों का जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा वो सेम होगा, ये पक्का हो गया क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम है। अच्छा, उनके लेंथ का रेशियो 1:2 है एंड रेडियाई इन द रेशियो, उनके रेडियस का रेशियो बेटा हमारे पास कितना है 1/√2 है। इफ दे आर स्ट्रेच्ड बाय अप्लाइंग इक्वल फोर्सेज, अगर उनको इक्वल फोर्स लगाकर स्ट्रेच किया जाए, द इंक्रीज इन दियर लेंथ विल बी इन द रेशियो। तो बेटा एक रिलेशन आप सबको पता होना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है इतना तो कर सकते हो। वाई यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस इन द सेंस फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन इन द सेंस डेल्टा यल डिवाइडेड बाय क्या हो गया यल, ऐसे ये हो जाएगा एफ इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई ए इंटू यल, एफ इंटू डेल्टा एल नहीं हम आप करेगा एफ इंटू यल डिवाइडेड बाई ए इंटू यहाँ हो गया डेल्टा एल, ऐसा कुछ आ गया। लास्ट में उन्होंने पूछा इंक्रीज इन दियर लेंथ विल बी इन द रेशियो, यानी डेल्टा एल का रेशियो। डेल्टा एल कितना आएगा बेटा, डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ के अंदर हो जाएगा y इंटू ए डिवाइडेड बाई y, डेल्टा एल निकाल रहे हैं, y इंटू ए डिवाइडेड बाई एफ इंटू एल। अब देखो कहा गया दे आर स्ट्रेच अप्लाइंग इक्वल फोर्सेज, उन दोनों को जो फोर्स लगा के स्ट्रेच किया गया वो बराबर है। एफ की वैल्यू दोनों के लिए बेटा यहाँ के अंदर एफ की वैल्यू जो दोनों के लिए है वो बराबर बताया गया है। अच्छा, दोनों का मटेरियल एक ही है तो दोनों के लिए बेटा y की वैल्यू यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी क्या हो गया सेम। दोनों का रेडियस अलग अलग है, लेंथ अलग अलग है, इसका मतलब यहाँ के अंदर हो गया डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 इक्वल टू हो जाएगा A1 डिवाइडेड बाई A2 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा L2 डिवाइडेड बाई L1। ठीक है, इस तरह से जो रेशियो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू A1 बाई A2 मतलब R1 बाई R2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर होगा वायर का, मान के चलेंगे, पाई कैंसिल हो जाएगा, ऐसा रेशियो बनेगा।
यहां पर मल्टीप्लाइड बाई यहां पर बच्चों हमारे पास आ जाएगा L2 बाई L1, ठीक है, ऐसे हो गए। यहां पर रिलेशन बना लेना है, क्या होगा ये R1 बाई R2, रेडियस का रेशियो हमको दिया है 1 बाई स्क्वायर रूट 2, 1 बाई स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो गया, और लेंथ का रेशियो दिया 1 बाई 2, बट यहाँ L2 बाई L1 क्योंकि हम कर रहे हैं तो यहाँ मैं लिखूंगा 2 बाई 1। बेटा इसको सॉल्व करेंगे, 1 बाई 2 यहाँ से आ गया और 2 बाई 1 यहाँ से आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो इसका आंसर आ गया 1:1, ठीक है, इसका आंसर आ गया 1:1। तो सही जवाब जो हो गया वो हो गया बच्चों ऑप्शन सी। ओके, ठीक है बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें अगला सवाल, अगला क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। हमसे कहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील, स्टील के लिए जिसका यंग मॉडुलस आपको दिया गया उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू आपको बताई गई है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। हमसे कहा कि फोर्स रिक्वायर्ड टू डबल इट्स लेंथ विल बी, इसके लेंथ को डबल करने के लिए कितनी फोर्स की आवश्यकता होगी। तो फिर बेटा वहीं से मैं शुरुआत कर रहा हूं, इतना तो कम से कम सबको याद होगा कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसी वायर के लिए होगा एफ बाई ए, फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहाँ होगा डेल्टा एल बाई एल, ठीक है, ये हो गया एफ एल डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा एल। उन्होंने हमसे कहा फोर्स रिक्वायर्ड टू डबल, फोर्स की बात किया है, ये वाले फोर्स की बात उन्होंने किया है। यहां पर बच्चों लेंथ को डबल करने के लिए इसके फोर्स का कितना रिक्वायरमेंट होगा, तो देखो यहां पर एफ की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा बेटा वाई इंटू ए इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई यहां के अंदर आ गया यल। लेंथ डबल करना है, मतलब यल अगर ओरिजिनल लेंथ था तो उसका ओवरऑल लेंथ क्या हो जाए 2l हो जाए, तो लेंथ में चेंज कितना होगा 2l माइनस l। तो यहां पर बच्चों ध्यान से समझिए, लेंथ l था, फोर्स लगाया 2l हो गया, तो लेंथ में चेंज कितना हुआ 2l माइनस l, यानी कि बच्चों यहां के अंदर क्या हो जाएगा डेल्टा l की जगह l ही आ गया, y इंटू ए l डिवाइडेड बाई l, यहां पर ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहां पर फोर्स जो रिक्वायर्ड हो गया y इंटू ए के बराबर आ गया। y की वैल्यू आपको गिवन है, कितना दिया बेटा, ये दिया गया 2.0 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एरिया, एरिया की वैल्यू आपको दिया गया सीधे सीधे 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रहे मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा -4। अब क्या होगा, ये वाली वैल्यू यहां से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहां के अंदर बच्चों ये हो गया 0.2 और इन दोनों को मिलाएंगे तो आ जाएगा 10 की पावर 7 आ जाएगा, ठीक है, 10 की पावर 7 आ जाएगा। 10 की पावर 7 से एक पावर इधर लाइए तो 2 इंटू 10 की पावर 6, यहां पर इतना न्यूटन। जो आंसर इसका आ गया कि लेंथ को डबल करने के लिए कितने फोर्स की नीड होगी, वो होगी बेटा 2 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन। इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर इतना फोर्स लगा दिए तो वायर का लेंथ डबल हो जाएगा, ठीक। ओके बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें हमारा अगला सवाल, द स्पेसिफिक हीट at constant pressure and constant volume for an ideal gas are Cp and Cv and its adiabatic and isothermal elasticities are E phi and E theta। हमसे कहा गया बताइए रेशियो E phi और E theta का क्या होगा। बेटा E phi, यहां पर ये जो सवाल है E phi इनफैक्ट ये है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, और ई थीटा जो हमारे पास है यह है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में। एडियाबैटिक प्रोसेस में बेटा यहाँ ई फाई की वैल्यू होगी गामा इंटू पी, ठीक है, और यहाँ पर जो आइसोथर्मल प्रोसेस उस केस में इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रेशर पी के बराबर आएगा, बताया हूं मैं। यहां पर बच्चों इस तरह से P और P कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर केवल क्या बचा रहेगा गामा। गामा का मतलब हो गया Cp डिवाइडेड बाई Cv, तो इसका जो आंसर हुआ हो गया बच्चों Cp बाई Cv, यानी कि आंसर यहां के अंदर आ गया B, ठीक, समझ में आया बेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें हमारा अगला जो सवाल है वो कुछ इस तरह से है, the possible values for Poisson's ratio, Poisson's ratio का possible value क्या होगा। यहां पर बच्चों
पायसन्स रेशियो का यहाँ पर जो यहाँ पर पायसन्स रेशियो जिसको सिग्मा स्मॉल सिग्मा से मैंने दिखाया था, उसकी पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? बेटा आपको बताया था कि सिग्मा की वैल्यू प्रैक्टिकली 0 से लेकर 0.5 के बीच में लाई करता है, इसी बीच में होगा। तो ये अगर देखें तो इस रेंज से बाहर निकल गया, ये होगा नहीं। ये भी इस रेंज से बाहर है, होगा नहीं। यहाँ पर बच्चों ये भी इस रेंज से बाहर है, ये भी नहीं होगा। तो ये ही बचा, वो हो गया ऑप्शन डी। ठीक है बेटा। लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के रेशियो को हम लोगों ने बोला था पॉइसंस रेशियो, जिसकी प्रैक्टिकल वैल्यू 0 से 0.1 के बीच में लाई कर रहा था, माफ करेगा 0 से 0.5 के बीच में लाई कर रहा था। 0 से 0.5 के बीच में इसमें जो ऑप्शन फिट हो रहा है वो रहा ऑप्शन डी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें अगला सवाल। अगला सवाल बच्चों यहाँ के अंदर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है यंग्स मॉडुलस ऑफ ये रबर स्ट्रिंग 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड डेंसिटी 1.5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। रबर का कोई स्ट्रिंग है, रबर का है, और रबर के स्ट्रिंग का जो लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ, वो 8 सेंटीमीटर है, और उसकी डेंसिटी कुछ इतनी बताई गई, दिस मच किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इज दिस, उसका यंग मॉडुलस वाई की वैल्यू इतनी दी गई है। सस्पेंडेड ऑन दी सीलिंग ऑफ ये रूम, किसी रूम के सीलिंग से उसको सस्पेंड कर दिया गया है, लटका दिया गया है। इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू इट्स ओन वेट। मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा, ऐसे कोई रूम रहा होगा, उसका छत है, उसका सीलिंग है, यहां से कोई चीज लटकाने की बात हुई है। ये देखें, यहां से बच्चों कोई रबड़ है, ऐसे इसको हैंग करा दिया गया है, ये रबड़ का एक स्ट्रिंग बताया है। ओके, इसके स्वयं के वेट के कारण से, ये जो रबड़ लटकाया गया है, इसके स्वयं के वेट की वजह से इसके लेंथ में कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, इसके लेंथ में कुछ इंक्रीमेंट हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों समझिए इस बात को, इसके लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ है। अब इसका स्वयं का वेट काम कहां करेगा? इसका स्वयं का वेट बच्चों इसके सेंटर ऑफ मास पर होगा, ये मान के चलेंगे। तो यहां पर ये इसका टोटल मास हम मान के चलेंगे, इसके सेंटर ऑफ मास पे फिक्स है, यहां के अंदर इसका टोटल मास m इंटू जी काम कर रहा होगा, जिसकी वजह से इसके लेंथ में इंक्रीमेंट होगा। अगर बच्चों यहां पर हम अगर इसको एक सिंपल वायर जिसका थिकनेस लगभग 0 के आसपास हो, उस तरह का माने, मासलेस सा, तो यहाँ के अंदर इसका लेंथ अगर ओरिजिनल यल है, तो ये जो हम ट्रीट करेंगे l/2 ही ट्रीट करेंगे, इस बात का ध्यान रहे। इसका ओरिजिनल लेंथ जो होगा ना बेटा, इसको हम लोग l/2 ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि इसका स्वयं का जो वेट है वो इसके सेंटर ऑफ मास पे काम करता हुआ हम दिखाएंगे, इतने को लेके चलेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखिए कहा गया है कि बताइए इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू इट्स ओन वेट, इसके स्वयं के वेट की वजह से कितना इंक्रीज होगा लेंथ में। तो बच्चों देखो, यहां फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी कि यहां पर स्ट्रेस इन दी सेंस फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके, स्ट्रेन इन दी सेंस डेल्टा एल बाई एल। बार बार ऐसे करोगे तो ये याद हो जाएगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट से दिमाग में याद हो जाएगा। यहां पर बच्चों इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा एल। कई सारे सवाल में ऐसे हम यूज कर चुके हैं, आपको डायरेक्ट याद हो गया तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखो इंक्रीज इन लेंथ यानी डेल्टा एल हमसे पूछा गया है, डेल्टा एल पूछा गया है। मेरे प्यारे बच्चों अब एक चीज और ध्यान देना है, यहां पर डेल्टा एल अपान यल जो मैंने लिखा, ये जो यल लिखा है इस पर ध्यान दीजिए, ये यल हम पूरे को नहीं लेंगे। यहां पर बच्चों डेल्टा यल बाई यल, अब यल हम खाली इसको मानेंगे, इनफैक्ट जो यल है वो हमारे पास यल बाई 2 के बराबर है। यहां पर जो यल है वो यल नहीं बल्कि कितना है, यल बाई 2 के सिमिलर मान के चलेंगे, और यल बाई 2 के सिमिलर मान के चलेंगे तो यहां पर बच्चों 2 आ जाएगा, यल बाई 2 ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके आ जाएगा। अब आप लोग देखो यहां पर y की वैल्यू हमारे पास कुछ इतना हो गया, हमसे पूछा कि इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल क्या होगा, डेल्टा एल दिस विल बी इक्वल टू एफ, ऐसे लिख लेते हैं, डेल्टा एल इक्वल टू यहां के अंदर हो जाएगा बेटा हमारे पास एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू वाई, यहां पर y हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। फोर्स
जो यहां पर लग रहा होगा इनफैक्ट वो mg के बराबर होगा। इनफैक्ट बेटा ये वाला जो फोर्स होगा ये mg के बराबर होगा। यहां पर हमारे पास आ गया mg, रबड़ के स्वयं का वेट हो गया, इनटू यहां के अंदर हो गया L डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ ये इंटू L, ये इंटू वाई, ये इंटू वाई। ध्यान से देखें, यहां पर मास नहीं दिया है बट डेंसिटी दिया है, तो मास को डेंसिटी में कन्वर्ट करते हैं। मास इक्वल टू यहाँ के अंदर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यहाँ हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब पूरे का मास है, ये ध्यान रहे पूरे का मास है, तो पूरे का वॉल्यूम हम लेंगे, पूरे का क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू पूरे का लेंथ, ये पूरे रॉड का, पूरे रबड़ का क्या हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है बेटा, यहां पर इंटू जी आ गया, इंटू यहाँ के अंदर हो गया L डिवाइडेड बाई बेटा 2 टाइम्स ऑफ ये इंटू क्या हो गया L। अब देखो कई सारी चीजें, हाँ L नहीं माफ करिएगा, यहां पर बच्चों ये मेरे पास हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, माफ करिएगा ये कुछ एक्सपोर्ट होने लगा, अभी सही हो जाएगा, थोड़ा सा रुकते हैं। फिर से समझ लें, y इक्वल टू बेटा इससे फार्मूला वाइज फिक्स किया, क्योंकि पूरा वेट इसका पूरा वेट इसके सेंटर ऑफ मास पे हैंग होता हुआ अपीयर हो रहा है, तो मैंने इसमें जो L लिया वो L/2 लिया। ठीक है बेटा, यहाँ के अंदर L/2 लिया और ऐसा कुछ रिलेशन बना। डेल्टा L कितना होगा, डेल्टा L इक्वल टू हो गया FL डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ ये इंटू वाई हो गया। अब F जो है वो mg के बराबर है, mg के बराबर है इन द सेंस पूरे इस रबड़ का जो वेट होगा mg वो F की जगह मैंने लिख दिया इंटू L, और यहाँ 2 ये इंटू यहाँ के अंदर क्या हो गया y। अब मास जो है पूरे रबड़ का वो होगा डेंसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, दिस रबड़ पीस मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम पूरे का लेके यहाँ के अंदर पूरे का वॉल्यूम आ जाएगा ये इंटू L के बराबर, इंटू जी इंटू L के बराबर आ गया, इंटू जी इंटू L के बराबर। और नीचे देखिए क्या है, नीचे यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास आ गया 2 टाइम्स ऑफ ये इंटू यहाँ y रहेगा। अभी एक्सपोर्ट खत्म नहीं हुआ, गलती से प्रेस हो गया है, चलिए चला गया। यहां पर बच्चों इनटू हमारे पास क्या रहेगा, इनटू यहां के अंदर रहेगा y। अब देखो यहां पर बेटा क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, यहां पर बचा डेल्टा L इक्वल टू रो इंटू L का स्क्वायर इंटू जी डिवाइडेड बाई यहां के अंदर हो गया 2 टाइम्स ऑफ y। ठीक है बेटा, डेंसिटी हमको दिया गया है, डेल्टा L इक्वल टू डेंसिटी के जगह 1.5 L, जो ओरिजिनल लेंथ था 8 सेंटीमीटर था, तो 8 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 64 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। जी के जगह पर हमको 10 ले लेना है। ओके, दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ y, और y के जगह पर हमको लिख लेना है 5 इंटू 10 की पावर 8, 5 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है बेटा, इसी को सॉल्व कर लेना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जाएंगे, देखते हैं क्या आता है। यहां पर बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे, ये हो गया 1.5 और ये वाला 10 यहां से मिला दो तो ये 15 हो जाएगा, 15 इंटू 64 इंटू 10 की पावर -4, ये ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा, टोटल मिला के 10 की पावर -12 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ के अंदर 10 आ गया, डिवाइडेड बाई बच्चों यहाँ के अंदर आ जाएगा 10, और ये वाला 10 यहां से एक पावर को और बढ़ा देगा जाकर 15 इंटू 64 इंटू 10 की पावर -13। इसको सॉल्व करें बेटा तो 15 4 जा 60, और यहाँ के अंदर 15 6 जा 90, 90 एंड 6, यहाँ के अंदर बच्चों 96 हो गया इंटू 10 की पावर -13, मतलब सॉल्व करके आपको आंसर निकाल लेना है। ये आ गया आपका 9.6 इंटू 10 की पावर -11, तो और आंसर आएगा मीटर में। इसका जो करेक्ट चॉइस इस तरह से होगा वो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कैलकुलेशन आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा, ऐसा ही इसका सोल्यूशन होगा। ओके।
चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा टू वायर्स ए एंड बी, ए और बी दो वायर्स हैं बेटा, उसके लिए बोला गया है ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल सेम, जैसे बोले समझ लो वायर का केस है, वाई की वैल्यू सेम हो गई, उसमें कोई शक नहीं है, मान के चलेंगे टेम्परेचर वगैरह सब ऑटोमेटिकली सेम मान लेंगे हम लोग, और मटेरियल वही है तो वाई वही रहेगा। दियर लेंथ्स आर इन द रेशियो 1:2, उनके लेंथ का रेशियो 1:2 है और डायामीटर का रेशियो 2:1 है। बहुत बढ़िया, जो डायामीटर का रेशियो होगा बेटा वही रेडियस का भी रेशियो होगा। ओके, हमसे कहा गया है व्हेन स्ट्रेच्ड बाय फोर्स एफ ए एंड एफ बी, दोनों को स्ट्रेच किया जा रहा है और स्ट्रेच करने के लिए जो फोर्स अप्लाई किया गया है वो एफ ए और एफ बी है। ऐसा करने पर इक्वल इंक्रीमेंट हो रहा है लेंथ में, तो एफ ए और एफ बी का यहाँ रेशियो क्या होगा बच्चों, फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन पार्ट। हमने यहाँ पर कोई वायर लिया, वायर के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, y को ऐसे डिफाइन करेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाई एल, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा F इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा एल। ठीक है, यहां पर डेल्टा एल की वैल्यू सेम बताई गई, डेल्टा एल की वैल्यू हो जाएगा फिलहाल एफ एल डिवाइडेड बाई ए इंटू वाई। अब देखो यहां पर बच्चों डेल्टा एल की वैल्यू सेम बताई गई, इन दी सेंस डेल्टा एल पहले के लिए जिसका नाम ये है और डेल्टा एल दूसरे के लिए जिसका नाम बी है, वो दोनों सेम है। क्योंकि सेम मटेरियल के बने हैं तो बेटा यहाँ y की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगा, और यहाँ पर फोर्स अलग अलग अप्लाई किया गया है, लेंथ का रेशियो दिया है, बाकी रेशियो यहाँ के अंदर दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, तो पहले के लिए हो गया एफ, ये पहले का लेंथ हो गया L1 या L, ये पहले के लिए हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, और y की वैल्यू दोनों के लिए बराबर रहेगा, लिखेंगे भी तो कैंसिल हो ही जाएगा, चलो लिख लेते हैं। ये हो गया एफ बी, यहाँ हो गया एल बी, यहाँ हो गया ए टू ये लिख देते हैं चलो, और यहाँ हो गया y। बेटा यहाँ के अंदर ये y हो गया कैंसिल। अब देखो एफ ए डिवाइडेड बाई एफ बी जो हमसे पूछा गया है, एफ ए डिवाइडेड बाई एफ बी इक्वल टू आ जाएगा A1 डिवाइडेड बाई A2, A1 डिवाइडेड बाई A2 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ के अंदर हो जाएगा बेटा LB डिवाइडेड बाई LB डिवाइडेड बाई L, ये ठीक है। अब देखो A1 डिवाइडेड बाई A2, A1 डिवाइडेड बाई A2, ये जो रेशियो हमारे पास है ये हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाई R2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा बेटा हमारे पास LB डिवाइडेड बाई L, ये ठीक है। डायामीटर का रेशियो दिया है 2:1, तो यहां पर रेडियस का रेशियो भी 2:1 होगा, 2:1 यहां के अंदर लिख दिया 2:1 का स्क्वायर। लेंथ का रेशियो 1:2 दिया है, लेकिन देखिए यहाँ उल्टा लिखा है, तो यहां हो जाएगा बेटा 2:1। इसको सॉल्व करेंगे 4:1 इंटू 2:1, ये हो जाएगा 8:1। तो यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारे पास आएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है कि इज द फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग इट्स एक्सटेंशन फ्रॉम L1 टू L2। मेरे प्यारे बच्चों वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन पूछा है तो बाई एक्सटर्नल फोर्स लेके चलेंगे अगर मेंशन नहीं है तो, जैसा कि मैंने मैकेनिक्स में आपको सिखाया है। स्प्रिंग को खींचने में जो वर्क डन होगा वो होगा चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो आ जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ के x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो x2 L1 लेंथ पर था, L2 तक ले जाया गया, ठीक है, एक्सटेंशन L1 था, L1 से बढ़ाकर L2 किया गया, तो यहां हो जाएगा L2 का स्क्वायर माइनस आप क्या हो जाएगा L1 का स्क्वायर, यही वर्क डन की वैल्यू आएगी। मैकेनिक्स में ऐसे बहुत सारे सवाल आप कर चुके हो, कोई नया नहीं है, ठीक है बेटा। तो यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारे पास आ गया हाफ टाइम्स ऑफ के, हाफ टाइम्स ऑफ के यहाँ पर हो जाएगा L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर, यहाँ मिस प्रिंटिंग लग रही थोड़ी सी, यहाँ 1 कर लीजिएगा, हाफ टाइम्स ऑफ के L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर, ठीक। ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट चॉइस।
अब हम लोग बेटा आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ के अंदर कहा गया है कि बताइए रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस वाई एंड बल्क मॉडुलस के एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बच्चों यहाँ ये सवाल अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, शायद क्वेश्चन नंबर 1 में था। इसका आंसर होगा y इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ ईटा इंटू के डिवाइडेड बाई ईटा प्लस के। दूसरा या तीसरा सवाल था, दोनों में ये यूज हुआ था। ठीक है, ओके बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए कहा गया यंग्स मॉडुलस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ यल एंड रेडियस स्मॉल आर इज वाई। कोई वायर है जिसका लेंथ यल है और रेडियस स्मॉल और उसके लिए यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ऐसा यहाँ बोला गया है। ठीक है बच्चों, ऐसे हमसे कहा गया लेंथ एंड रेडियस आर रिड्यूस टू यल बाई टू एंड आर बाई टू। वायर वही है, मटेरियल वही है, लेंथ को आधा कर दिया गया, रेडियस को आधा कर दिया गया। तो यहाँ मॉडुलस ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अब क्या होगा। बच्चों मैंने बताया है कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है, ना कि उसके शेप पर, ना कि उसके साइज पर, ना कि उसके लेंथ पर, ना कि उसके रेडियस पर। मटेरियल क्योंकि वही है, वो वायर छोटा रहे, बड़ा रहे, पतला रहे, मोटा रहे, डजंट मैटर। यहाँ के अंदर यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम बना रहेगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन बी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 13। कहा गया मटेरियल विच प्रैक्टिकली डज नॉट शो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट इज। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है कि किसी बॉडी पे, इलास्टिक कोई बॉडी है, उसके ऊपर फोर्स लगाया गया, डिफॉर्मिंग फोर्स, और फोर्स को हटा लिया गया। फोर्स को हटा लेने के बाद कुछ समय लगता है उसको अपना ओरिजिनल रूप रिगेन करने में, जो डिले आता है। फोर्स को हटा लिया, पता चला 2 मिली सेकेंड के बाद वो अपने ओरिजिनल शेप में आ सका। बच्चों इसको कहते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ठीक है, तो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट किसमें नहीं होगा, जो बहुत बढ़िया इलास्टिसिटी शो करे। मैंने बताया था फास्फर, ब्रॉन्ज और क्वार्ट्ज, ये लगभग लगभग परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल इनको माना जाता है। अगर कोई परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल है तो ये मान के चलिए इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, यानी वो अपने ओरिजिनल फॉर्म को गेन करने में ना के बराबर टाइम लेगा, तो उसमें इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्वार्ट्ज को यहाँ परफेक्ट इलास्टिक माना जाता है और इस तरह से इसमें इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट लगभग ना के बराबर होगा। तो बच्चों सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें अगला सवाल बच्चों यहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। देखें, टू आइडेंटिकल वायर्स ऑफ रबर एंड आयरन आर स्ट्रेच्ड बाय सेम वेट। सेम वेट, सेम फोर्स या सेम वेट से दोनों को स्ट्रेच किया गया है। द नंबर ऑफ एटम्स इन द आयरन वायर विल बी। नंबर ऑफ आयरन, नंबर ऑफ एटम इन द आयरन वायर, आयरन के वायर में कितना नंबर ऑफ एटम होगा। मेरे प्यारे बच्चों समझो इस बात को, हमें पता है अगर रबर और यहाँ पर कोई मेटल का वायर ले लिया जाए, जैसे एक रबर और दूसरा यहाँ पर क्या है, आयरन है, तो दोनों में ज्यादा इलास्टिक कौन होगा मैं पूछूं तो मेटल बच्चों रबर की तुलना में ज्यादा इलास्टिक होगा। ज्यादा इलास्टिक होगा हम कैसे कहेंगे, किसी इलास्टिक मटेरियल को हम कंप्रेस करें या इलांगेट करें, जितने ज्यादा ताकत की आवश्यकता होगी, जितने ज्यादा फोर्स लगाने की आवश्यकता होगी, जितना ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स देने की आवश्यकता होगी, समझ लीजिए वो उतना ज्यादा इलास्टिक है। तो दोनों में आसान है इसको डिफॉर्म करना, इसको थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल से डिफॉर्म होगा, मतलब इसमें इलास्टिसिटी ज्यादा है। जिसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होता है ना बच्चों, उसके मॉलिक्यूल्स या उसके पार्टिकल या उसके एटम पास पास होते हैं, ताकि उसके अंदर इंटर एटॉमिक जो फोर्सेज लगे वो यहाँ के अंदर ज्यादा हो। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में बच्चों क्या होगा, इंटर एटॉमिक फोर्सेज ज्यादा होंगे, इसका मतलब एटम पास पास होंगे, मतलब आयरन का जो मटेरियल है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम ज्यादा होगा। आइडेंटिकल है मतलब शेप वगैरह सब एक जैसा है, लेंथ, क्रॉस सेक्शन, अगर एक जैसा दो वायर लिया जाए, एक रबर का एक मेटल का, जैसे कि आयरन है, तो आयरन में एटम पास पास होंगे या पार्टिकल कह लीजिए पास पास होंगे, इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ एटम्स वहां ज्यादा पाए जाएंगे एज कंपेयर टू रबर।
number of atoms in the iron will be more than that of the rubber, ऑप्शन सी। ओके, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें बच्चों, हमारा अगला सवाल जो है वो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है, इन ये सॉलिड, किसी सॉलिड के अंदर इंटर एटॉमिक फोर्सेज आर टोटली रिपल्सिव, टोटली एट्रैक्टिव, कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, यहाँ पर नन, ऐसे चार ऑप्शन दिए हैं। बेटा किसी एटम के अंदर जो यहाँ पर किसी मटेरियल के अंदर कोई इलास्टिक मटेरियल है, उसके अंदर जो एटम होते हैं, मान के चला जाता है उनके बीच लगने वाला फोर्स जैसे स्प्रिंग फोर्स से तुलना किया जाता है। जैसे दो बॉडी को स्प्रिंग से बांध दिया जाए, अगर हम बाहर से फोर्स लगा के इसको कंप्रेस करने का प्रयास करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स ऐसे डेवलप होगा। स्प्रिंग फोर्स इसको बच्चों, अगर बाहरी फोर्स हम ऐसे लगाएंगे तो स्प्रिंग फोर्स इसे क्या करेगा, स्प्रिंग फोर्स बच्चों इस फोर्स का अपोज करेगा, ऐसा लगेगा दोनों एटम रिपेल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बाहर से फोर्स लगाकर इनको इलांगेट करें, जैसे सपोज करिए बेटा यहाँ के अंदर एक एटम ये है और इनके बीच में लगने वाले फोर्स की तुलना में स्प्रिंग से लगा के कर रहा हूं, इसका नेचर कुछ ऐसे होता है। अगर मैं इनको खींचूंगा तो स्प्रिंग फोर्स ऐसे डेवलप होगा, स्प्रिंग फोर्स बच्चों ऐसे डेवलप होगा, तो स्प्रिंग फोर्स इस तरह से ऐसे डेवलप हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स यहां पर ऐसे, यही स्प्रिंग फोर्स की तुलना आप इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर आयनिक फोर्स से कर सकते हैं। फिलहाल बच्चों इंटर पार्टिकल फोर्स स्प्रिंग फोर्स के सिमिलर यहां होगा। अगर हम इलास्टिक मटेरियल को कंप्रेस करेंगे तो ऐसा मालूम पड़ेगा जैसे दोनों एटम के बीच में फोर्स रिपल्सिव हो, और हम अगर इलास्टिक मटेरियल को एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा मालूम पड़ेगा जैसे इंटर एटॉमिक फोर्स कैसा हो, अट्रैक्टिव हो। तो यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। ओके, इसका सही जवाब हो गया बच्चों ऑप्शन सी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें, अगला सवाल हमारे पास आ गया बेटा यहाँ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द इलास्टिसिटी ऑफ द सब्सटेंस। इलास्टिसिटी बच्चों कोई भी ऐसा काम किया जाए कि उसके मटेरियल के इंटर एटॉमिक फोर्स को डिस्टर्ब किया जा सके, वो सारी चीजें इलास्टिसिटी को डिस्टर्ब करती हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ा दें, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इलास्टिसिटी जनरली टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ के अंदर बच्चों टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा। इम्प्योरिटी कोई मिला देंगे, अगर मटेरियल का नेचर आप बदल दोगे तो भी इलास्टिसिटी चेंज हो जाएगा, तो टेम्परेचर का प्रभाव भी पड़ा, इम्प्योरिटी का भी प्रभाव पड़ेगा। हैमरिंग, बहुत तेज से हैमर से चोट पहुंचा दो किसी मटेरियल पे, स्प्रिंग रखा हुआ है, इलास्टिसिटी उसमें है, अब बहुत तेज हैमर मार दो, देखो इलास्टिसिटी खत्म। यहाँ पर बच्चों एनीलिंग, एनीलिंग होता है कि बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर तक हीट करके किसी मेटल या एलॉय को सॉफ्ट बना देना, इससे भी टेम्परेचर इसमें भी चेंज होता है, इसके वजह से भी यहाँ पर इलास्टिसिटी में परिवर्तन होता है। तो ये सारी चीजें सही हो गई, इसका सही आंसर आ गया ऑप्शन डी। ओके बेटा, ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखें, करा इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए वायर ऑफ यंग मॉडुलस वाई इज। बेटा इलास्टिक एनर्जी जब हम किसी वायर को एक्सटेंड या कंप्रेस करेंगे तो स्प्रिंग की तरह से समझिए, उसके अंदर बच्चों इलास्टिक फोर्स डेवलप होगा जो कि कंजर्वेटिव होगा, जिसकी वजह से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर भर जाएगी। इसका जो एनर्जी स्टोर की वैल्यू होती होता हाफ इंटू स्ट्रेस, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू यहाँ के अंदर होता है स्ट्रेन, इंटू यहाँ के अंदर होता वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम। मेरे प्यारे बच्चों सब लोग देख, ऑप्शन में ये तो नहीं है, ठीक है, यहाँ वाई ना लिखा होता तो ये सही हो जाता। अब थोड़ा इसको चेंज करते हैं। हमें पता है कि यहाँ स्ट्रेस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये दोनों का रेशियो जो होगा वाई के सिमिलर होगा, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर हम यहाँ रिप्लेस करना चाहें तो स्ट्रेस की जगह लिख सकते हैं स्ट्रेन इंटू आई, तो स्ट्रेस की जगह स्ट्रेन इंटू आई लिखेंगे तो हो जाएगा हाफ इंटू आई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, हाफ इंटू आई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, यहाँ ऑप्शन में नहीं, हटाइए।
अगर हम स्ट्रेन को गायब करना चाहे तो स्ट्रेन की जगह होगा स्ट्रेस अपॉन वाई। स्ट्रेन की जगह पे बेटा हम लोग लिखेंगे स्ट्रेस अपॉन वाई, तो ये बन जाएगा E इक्वल टू हाफ स्ट्रेस अपॉन वाई, और एक स्ट्रेस पहले से है तो यहां हो गया स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन वाई, और इनटू हो गया क्या, वॉल्यूम। मेरे प्यारे बच्चों, हाफ इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन वाई इंटू यहां के अंदर बच्चों हो गया वॉल्यूम। अब इस तरह से जो हमारा आंसर होगा, यहां ये मिसप्रिंटिंग है, इसको सही कर लीजिएगा। इसके जगह पर बच्चों आप लोग स्ट्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, स्ट्रेस, ठीक, स्ट्रेस कर लीजिएगा, तब ये सही हो जाएगा। तो यहां पर बच्चों फिलहाल ऑप्शन सी, करेक्शन करने के बाद ऑप्शन सी सही हम लोग ले लेंगे, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बेटा हमसे कहा गया है देयर आर टू वायर्स, दो वायर आप सेम मटेरियल, दोनों के मटेरियल सेम है, ऐसा बोलकर उसने वाई को सेम बना दिया, एंड सेम लेंथ, लेंथ भी इस बार सेम है, while the diameter of the second wire is 2 times of the first wire। सेकेंड वायर का डायामीटर फर्स्ट वायर के डायामीटर का डबल है, यानी R2 इक्वल टू 2R1। अगर डायामीटर डबल है तो रेडियस भी डबल होगा। हमसे कहा गया है कि बताइए सर, रेशियो ऑफ एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन दी वायर्स बाय अप्लाइंग सेम लोड, सेम लोड इन दी सेंस सेम फोर्स। तो आप लोग देखो, कई बार हम लोग इस फार्मूले को यूज कर चुके हैं, फिर से करते हैं एक बार। देखें, y इक्वल टू होता है बेटा स्ट्रेस F बाई ए, और डेल्टा L बाई एल, यहां के अंदर बच्चों हमारे पास आ जाएगा F बाई ए डिवाइडेड बाई डेल्टा L बाई एल ऊपर चला जाएगा, डेल्टा L यहां आ जाएगा। ऐसा एक फार्मूला बना। उन्होंने हमसे कहा रेशियो ऑफ एक्सटेंशन प्रोड्यूस डेल्टा L, यहां पर डेल्टा L हमारे पास हो जाएगा बेटा F इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू वाई। दोनों में सेम लोड लगा के एक्सटेंशन किया गया है, इन द सेंस दोनों के ऊपर फोर्स की वैल्यू बराबर लगाई गई है। दोनों क्योंकि सेम मटेरियल के बने हुए हैं, इसका मतलब दोनों ही के लिए y की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब बेटा यहां पर डेल्टा L1 डिवाइडेड बाई डेल्टा L2 का जो रेशियो आएगा वो सिंपली हो जाएगा L1 अपॉन L2 मल्टीप्लाइड बाई A2 बाई A1। इस तरह से L1 बाई L2 मल्टीप्लाइड बाई A2 बाई A1 का मतलब हो गया R2 बाई R1 का होल स्क्वायर, R2 बाई R1 का होल स्क्वायर, रेडियस के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। अच्छा, यहां पर बच्चों इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लेंथ का जो यहाँ रेशियो है, डायामीटर यहाँ के अंदर कहा गया सेम लेंथ, अच्छा लेंथ भी सेम है तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब केवल डायामीटर बचा, R2 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2R1, 2 टाइम्स ऑफ R1 डिवाइडेड बाई R1 का होल स्क्वायर, तब तो ये इसका आंसर आ गया 4:1। इसके लिए बच्चों जो करेक्ट चॉइस इस तरह से होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 4:1। ओके, ठीक है बेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, देखते हैं क्या बोल रहा है। कह ये वायर इज स्ट्रेस्ड बाई 0.01 मीटर बाई ये सर्टेन फोर्स F। किसी वायर को किसी फोर्स को लगाकर स्ट्रेच किया गया है, और कितना स्ट्रेच किया गया, डेल्टा L की वैल्यू कितनी है वो दिया है 0.01 मीटर, ठीक है बेटा। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया गया है। Another wire of same material मतलब y की वैल्यू सेम रही होगी, whose diameter and length are double to the original wire is stretched by the same force, सेम फोर्स से स्ट्रेच किया गया है, और जिनका डायामीटर डबल होने का मतलब यहाँ के अंदर बच्चों रेडियस भी डबल रहा होगा, ऐसा हम मान के चलेंगे। और लेंथ भी डबल होने की बात कहा है, सेम मटेरियल हुज डायामीटर एंड लेंथ, दूसरे का जो लेंथ रहा होगा पहले के लेंथ का डबल रहा होगा। ओके, इलांगेशन यहाँ के अंदर कितना होगा, यहाँ पर दूसरे वाले में, पहले वाले में इलांगेशन अगर इतना है तो अगले वाले में कितना होगा बेटा, देखो सब लोग सोल्यूशन। अब यहीं से शुरुआत करेंगे, y इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाई डेल्टा L बाई एल, तो यहाँ डेल्टा L आ गया, यहाँ L आ गया। डेल्टा L की वैल्यू बच्चों सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा F इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू वाई। आपको डायरेक्ट याद हो तो डायरेक्ट लिखिएगा,
बार बार ऐसे लिखेंगे तो पूरा नियम से सब चीजें याद रहेंगी। मेरे प्यारे बच्चों, सेम मटेरियल का इन द सेंस y की वैल्यू से, ठीक है, सेम फोर्स लगा के स्ट्रेच किया गया है, सेम फोर्स इन द सेंस F जो यहाँ के अंदर है वो भी सेम। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मीनिंग ये हुआ कि डेल्टा L2 बाई डेल्टा L1, दो केसेस का अगर हम दोनों वायर का कंपैरिजन करें तो ये हो जाएगा L2 बाई L1 मल्टीप्लाइड बाई A1 बाई A2, उल्टा जो यहां लिखे उसका उल्टा लिखेंगे, यहां के अंदर हो जाएगा A1 बाई A2, ठीक है। अब L2 बाई L1, L2 बाई L1, एक ये हो गया। ये जो रेडियस के रेशियो, स्क्वायर के रेशियो के बराबर क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेशियो आएगा तो इसको लिख देंगे R1 बाई R2 का होल स्क्वायर। इस तरह से डेल्टा L2 डिवाइडेड बाई डेल्टा L1 जो कि 0.01 मीटर है, 0.01 मीटर है, इक्वल टू L2 बाई L1, L2 इन द सेंस यहां के अंदर बच्चों दोनों का जो रेशियो होगा L2 बाई L1 करेंगे तो 2 बाई 1 आ जाएगा, 2 बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई R1 बाई R2, R1 बाई R2 करेंगे तो 1 बाई 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से इसका जो आंसर यहाँ राइट हैंड साइड में आएगा वो हो जाएगा 2 बाई 1, 1 बाई 4, 1 बाई 2 हो गया। तो यहाँ डेल्टा L2 की वैल्यू हो जाएगी 0.01 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 0.0 और यहाँ के अंदर बच्चों 0.005 मीटर। तो सही आंसर आ गया बेटा 0.005 मीटर, ऑप्शन ये, ठीक। इसके लिए करेक्ट चॉइस जो हमारे पास होगा बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन ये, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बेटा हमसे बोला गया है कैलकुलेट वर्क डन इफ वायर इज लोडेड बाय mg वेट एंड द इंक्रीज इन लेंथ इज यल। यहाँ आई लिखा है बट यहाँ यल होना चाहिए था, स्मॉल यल, ठीक है, स्मॉल यल। ये जो आई टाइप लिखा हुआ है ये स्मॉल यल हर जगह है ऐसे। यहाँ पर बच्चों कहा गया कि वर्क डन कितना होगा, तो वायर को जब स्ट्रेच किया जाता है बेटा तो वर्क डन बिल्कुल स्प्रिंग के सिमिलर होता है। तो यहाँ पर अगर स्प्रिंग का मैं कहता कि स्प्रिंग को x लेंथ स्ट्रेच किया गया ओरिजिनल लेंथ से, उसके रिलैक्स्ड कंडीशन से x एक्सटेंशन दिया गया या x कंप्रेशन दिया गया, तो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू हम लोग यही लिखते हैं ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय एक्सटर्नल फोर्स हो जाता। तो यहाँ के अंदर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों फाइनली कितना होगा पता नहीं, इनिशियली तो फिलहाल क्या है 0, रिलैक्स्ड कंडीशन में वायर रहा होगा। तो यहाँ पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ के एक्स स्क्वायर। अगर हम स्प्रिंग एज्यूम करके करें तो ऐसा एक्सप्रेशन बना। अब आप लोग देखो यहाँ पर बच्चों जो के है जिसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोला जाता है, यहां पर हम लोग स्प्रिंग फोर्स से इसको ऐसे कोरिलेट करते हैं F इक्वल टू के एक्स, F इक्वल टू के एक्स। तो K के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं F बाई एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर बच्चों ये हमारे पास हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ F बाई क्या हो गया एक्स इंटू यहाँ क्या है एक्स का स्क्वायर। तो जो वर्क डन की वैल्यू ऐसे केस में बनता है मैं आपको बता चुका हूं, F हाफ इंटू F इंटू एक्स हो जाएगा। अब आप लोग देखो यहाँ जो x है जो इंक्रीज हो रहा है लेंथ में, x ना बोलकर उसने यल बोला है, तो हो जाएगा हाफ इंटू एफ इंटू यल। इसके लिए अच्छा एफ की वैल्यू जो है वो वेट से दिया जा रहा है, mg वेट लटका करके फोर्स को दिया गया है। तो एफ की जगह सिंपली हम लोग लिख लेंगे mg और यल, तो हो गया हाफ mg यल। इसके लिए जो करेक्ट चॉइस बच्चों हमारे पास आएगा हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके ठीक है बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा स्ट्रेच रबर हैज, जब रबर को स्ट्रेच करेंगे तो उसके अंदर बच्चों एक इलास्टिक फोर्स डेवलप होगा जो कि कंजर्वेटिव नेचर का होगा, और कंजर्वेटिव नेचर के होने की वजह से जहां पर पोटेंशियल एनर्जी उसकी 0 थी वो पोटेंशियल एनर्जी अब हो जाएगी हाफ के इंटू एक्सटेंशन जो भी होगा डेल्टा एल या एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी,
जब एक्सटेंड या कंप्रेस करेंगे रबर को उसके नेचुरल सिचुएशन से तो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर बढ़ेगी। ठीक है बेटा, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है। हमसे कह रहा कोएफिशिएंट ऑफ आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ई थीटा एंड कोएफिशिएंट ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी ई फाई आर रिलेटेड बाय। मेरे प्यारे बच्चों, ई फाई और ई थीटा का अगर हम रेशियो ले लें तो ई फाई की वैल्यू हमारे पास बच्चों ये हमारे पास है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इनफैक्ट ये हो जाएगा गामा इंटू पी और यहां पर हो जाएगा पी। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, पी पी कैंसिल कर लेते हैं, ई फाई इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ ई थीटा, ऐसा कुछ होगा। ई फाई इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ ई थीटा, ऑप्शन बी। यहां पर वैसे भी ये गलत है, यहां के अंदर ऐसे लिखा होना चाहिए था, उल्टा लिखा है यहां पर। सही जवाब बच्चों ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन बी। ठीक, यहां के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारे पास आ गया बच्चों हो गया ऑप्शन बी। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ओके, अगला सवाल हमसे कह रहा है कि सर आप ये बताइए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की जो वैल्यू होती है किसी लिक्विड के लिए वो क्या होगा, नॉन जीरो, कांस्टेंट, इनफाइनाइट, जीरो, कांट बी प्रिडिक्टेड। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, किसी लिक्विड के अंदर बेटा रिजिडिटी नहीं होती है। लिक्विड कोई रिजिड बॉडी नहीं है, अगर वो ओरिजिनल लिक्विड है तो उसके अंदर रिजिडिटी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा जीरो। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किसी प्योर लिक्विड के लिए जीरो होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले सवाल पे। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है। देखिए क्या कह रहा है, इफ एक्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन होना चाहिए था, इज प्रोड्यूस्ड इन ए वायर, यानी डेल्टा एल जिसको हम लोग कहते थे उसको एक्स कह रहा है, ऑफ यंग्स मॉडुलस वाई, देन एनर्जी स्टोर्ड इन द मटेरियल ऑफ द वायर पर यूनिट वॉल्यूम। बेटा देखो हम लोग ऐसे करते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इक्वल टू होता हाफ इंटू स्ट्रेस, यहां पर हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू यहां के अंदर क्या होता स्ट्रेन, ऐसे। और पर यूनिट वॉल्यूम में है तो वॉल्यूम यहां जो था डिवाइड करने पर कैंसिल हो जाता है, ये पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इतना आएगा। अब यहाँ पे जो आंसर हमारे हैं वो कह रहा जो हमारा एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ है वो एक्स है, एक्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अच्छा, स्ट्रेन की वैल्यू उन्होंने दे दिया, स्ट्रेन की वैल्यू एक्स के बराबर है, तो यहां पर हो गया हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू एक्स, इसके जगह हो गया एक्स। ध्यान दीजिएगा यहां पर स्ट्रेन की जगह एक्स हो गया और स्ट्रेस की जगह क्या होगा, उन्होंने कहा यंग मॉडुलस वाई है, तो वाई की वैल्यू बेटा यहां पर हमें पता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेस के जगह पर हम लोग लिखेंगे वाई इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस की जगह पर लिखेंगे वाई इंटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन की वैल्यू है कितनी, स्ट्रेन की वैल्यू दिया गया है एक्स। तो आप लोग देखो एक एक्स ये वाला, ये तो मल्टीप्लाई का साइन है, और एक एक्स यहाँ वाला, ये आंसर बन गया हाफ टाइम्स ऑफ वाई इंटू एक्स स्क्वायर। हाफ टाइम्स ऑफ वाई इंटू एक्स स्क्वायर हमारा मिल रहा ऑप्शन डी में। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस जो हमारे पास आ गया बच्चों वो हो गया ऑप्शन डी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पे क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 25 नंबर। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द इलास्टिसिटी ऑफ इलास्टिसिटी द स्ट्रेस इंक्रीज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। बेटा हुक्स लॉ के अनुसार जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता स्ट्रेन। इसका मतलब ये हुआ कि हुक्स लॉ ये कहता है कि स्ट्रेस बाई स्ट्रेन अगर हम करेंगे तो ये रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर आप इसको इक्वल टू बनाओगे तो कोई कांस्टेंट यहां डालना पड़ेगा। सिंपली यहां ऐसा होने का मतलब कि स्ट्रेस को हम बढ़ाएंगे, अगर डबल करेंगे तो स्ट्रेन भी डबल हो जाएगा। विद इन इलास्टिक लिमिट ये सब सही होता है। यहाँ के अंदर इसका मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, हमेशा इन दी सेंस अगर इलास्टिक लिमिट में हम स्ट्रेन दे रहे हैं तो। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन।
बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कहा गया विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ये मेटल। बेटा एक रिलेशन आपको लास्ट में मैंने ऐड कराया था, y इक्वल टू, यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ईटा और यहाँ पर होता 1 प्लस ऑफ सिग्मा, एक इक्वेशन। अब आप लोग देखो यहाँ कुछ भी हो, यहाँ पर जो हमारे पास y है, y और ईटा में अगर कंपैरिजन करना हो तो y इक्वल टू हो जाएगा y अपान ईटा कर लेते हैं, ऐसे तुलना करने के लिए। y अपान ईटा की वैल्यू बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास आएगा हो जाएगा 2 1 प्लस ऑफ सिग्मा दिस होल मच इज डिवाइडेड बाय 1। तो आप देख रहे हो दो की तुलना में तो काफी ज्यादा ईटा की वैल्यू यहाँ पर 0.5 और 0 के बीच में कुछ होगा, तो ये तो एक से ज्यादा होगा, एक से ज्यादा मल्टीप्लाइड 2, तो ये तो काफी ज्यादा हो गया। तो y की वैल्यू बेटा यहाँ ईटा से ज्यादा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर आया वो हो गया ऑप्शन सी। ठीक है बेटा, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें यहां पर बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, फॉर ये गिवन मटेरियल, किसी गिवन मटेरियल के लिए हमसे कहा गया है द यंग्स मॉडुलस इज 2.4 टाइम्स दैट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो यहाँ पॉइसंस रेशियो क्या होगा? अभी मैंने एक इक्वेशन यहाँ पर आपको याद दिलाया, देखिए y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ईटा 1 प्लस सिग्मा, उसी को यहाँ यूज कर लेते हैं। y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ईटा और यहाँ हो गया 1 प्लस ऑफ सिग्मा। किसी मटेरियल के लिए y की वैल्यू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी यंग यहाँ ईटा की तुलना में 2.4 टाइम्स है, यानी y के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2.4 ईटा। ठीक है बेटा, इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ईटा 1 प्लस ऑफ हो गया सिग्मा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस ऑफ सिग्मा इक्वल टू 2.4 बाई 2, यानी बेटा आ गया 1.2, और इस तरह से सिग्मा की वैल्यू 1.2 माइनस 1 यानी 0.2 आ जाएगा। तो इसके लिए जो करेक्ट चॉइस हमारा आ गया वो हो गया ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल यहां के अंदर आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है विच इज करेक्ट रिलेशन, कौन सा यहाँ करेक्ट रिलेशन है बेटा, ये हमसे पूछा गया है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ईटा 1 प्लस ऑफ यहाँ सिग्मा। तो अगर हमें तुलना करना हो कि y और सिग्मा में कौन ज्यादा होगा, y और सिग्मा में कौन ज्यादा होगा, तो y की जहां तक बात है बेटा, ये तो सिग्मा की जहां तक बात है ये तो 0.5 तक ही होता है, y की वैल्यू काफी ज्यादा तक होता है। फिलहाल ऐसे अगर देखना चाहो फार्मूला y तो आपको दिख रहा है यहां पर बच्चों y इक्वल टू सिग्मा प्लस समथिंग इनटू दिस। तो यहाँ पर y सिग्मा से ज्यादा है, यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है काफी ज्यादा है। यहाँ पर बच्चों y सिग्मा से ज्यादा ही है, यहाँ पर ऑप्शन आ गया बी। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ के अंदर आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है मीन डिस्टेंस बिटवीन एटम्स ऑफ आयरन इज 3 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। मीन डिस्टेंस बेटा कोई आयरन का दो एटम है उनके बीच ऑन एवरेज दूरी दी गई है समथिंग 3 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 10 मीटर, यानी 3 एंगस्ट्रॉम के आसपास। एंड इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट, इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट का मतलब फोर्स पर यूनिट चेंज इन लेंथ, फोर्स पर यूनिट चेंज इन इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। बच्चों क्या होगा जब बाहर से कोई फोर्स वगैरह लगाते हैं तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है थोड़ा फ्लक्चुएट करता है। फोर्स पर यूनिट चेंज इन इंटर एटॉमिक सेपरेशन, इसी को कहते हैं यहाँ के अंदर इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट। इसको जनरली किताबों में के से दिखाया जाता है, क्योंकि नीट के सिलेबस का बहुत खास हिस्सा ये नहीं है, तो मैंने आपको बताया नहीं होगा, थियरी में सवाल में आ गया तो देख लीजिए। इक्वल टू यहाँ के अंदर दिया गया 7 न्यूटन पर मीटर। हमसे कहा गया कि सर बताइए यंग मॉडुलस यहाँ के अंदर क्या होगा आयरन के लिए। तो बच्चों यहाँ पर यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू हमसे पूछा गया है, ये होगा के
इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय, यहां पर होगा इंटर एटॉमिक सेपरेशन। ये एज ए फार्मूला आप याद रख लो, ठीक है बेटा, एज ए फार्मूला इसको याद रख लो। y इक्वल टू इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय, यहां के अंदर बच्चों हमारे पास आ जाएगा आर नॉट। आर नॉट क्या, इंटर एटॉमिक सेपरेशन है, ठीक, ये y के जगह पर हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमसे पूछा गया क्या होगा, तो y निकालने जाएंगे। k की वैल्यू आपको दिया गया 7 और आर नॉट आपको दिया गया 3 इंटू 10 की पावर -10। यहां के अंदर बच्चों 7/3 इंटू 10 की पावर यहां के अंदर आ गया 10, 2 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन से मदद ले लेते हैं, 2.33 इंटू 10 की पावर क्या आ गया 10। तो यहां के लिए जो करेक्ट चॉइस होगा 2.33 इंटू 10 की पावर 10, ऑप्शन डी, ठीक है बेटा, ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हमारा अगला सवाल यहां के अंदर आ गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है, इन यूनिफॉर्म प्लैंक ऑफ यंग मॉडुलस y इज मूव्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। बेटा ऐसे कोई सरफेस रहा होगा हॉरिजॉन्टल सा, इसके ऊपर कोई प्लैंक है, इसके ऊपर बेटा कोई प्लैंक है, जैसे 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 मान लो यहां पर एक प्लैंक ले लेते हैं, एक प्लैंक ले लेते हैं बेटा, ऐसे कुछ समझिए, ये प्लैंक कोई है, इसके ऊपर सरफेस के ऊपर ये रखा हुआ है। अब इस स्मूथ सरफेस पे रख के इसके ऊपर कोई फोर्स ऐसे लगाया गया होगा, ऐसे बच्चों इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया गया है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सवाल के अंदर दिया गया कुछ ये के बराबर दिया गया है। हमसे कहा कि बताइए सर, अगर ऐसा है तो यहाँ के अंदर इसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेन कितना आएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेन कितना आ जाएगा। बेटा सीधा सा सवाल है, देखो y इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इन द सेंस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहां के अंदर स्ट्रेन की वैल्यू बच्चों जो हमारे पास आएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन की वैल्यू यहां पर बच्चों ये हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल से। अगर यहां पर हम देखें, हमसे कहा कंप्रेसिव स्ट्रेन, यही तो पूछा है, यही पूछा है। यहां के अंदर बच्चों अगर फोर्स कंप्रेसिव नेचर का होगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेन कहलाएगा। स्ट्रेन की वैल्यू यहां के अंदर हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाई वाई इंटू ए। तो सीधा सवाल है, इसका सिंपल सा आंसर हो गया एफ डिवाइडेड बाई वाई इंटू ए, ठीक है। ओके बच्चों, आज के वीडियो में यहीं तक आपको बता रहे हैं, आगे के सवाल एक बार आप लोग ट्राई करिएगा, मैक्सिमम सवाल इजी हैं, आप लोग निकाल ले जाएंगे। देखिए अगले वीडियो में कोशिश करेंगे इसके आगे का सलूशन आपको भेजे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू बच्चों।